हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशार्प कैरियर गुरु में। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस के बारे में जो भ्रांतियां थी वो मैंने उस वीडियो में दूर की हैं आपकी। और मैं चाहता हूं अब इस टॉपिक को आप बिल्कुल एकदम तन्मयता के साथ सीखें। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले ये जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो ये वर्तमान समय में जो भी हम बातें करते हैं, वर्तमान समय की जो भी बातें करते हैं उनको हम वाक्यों में रूपांतरित करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ग्रामेटिकली अगर आप बात करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ को, हमेशा सत्य रहने वाली बातों को, और अपने जो शौक या आदतें होती हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने शौक और आदतें कौन सी होती हैं? मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ या पतंग उड़ाने का शौक रखता हूँ। तो इस तरह की आदतें हम अपनी और शौक अपने इस टेंस के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ और सदा सत्य रहने वाली बातों को भी हम इसी टेंस से शो करेंगे। और नॉर्मली जो घटनाएं हम जो वर्तमान समय में घटित होती रहती हैं कि वह स्कूल जाता है, वह बाज़ार जाती है, वह सब्जी खरीदती है, इस तरह की बातों को भी हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम ये रहा आपके सामने। मैंने इसको हिंदी में लिखा है। हिंदी में इसलिए लिखा है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की समस्या ये रहती है कि अक्सर वो टेंसेस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट इन्हीं में ही फंसे रह जाते हैं, वो उनकी अक्सर समझ में नहीं आते। तो इसको मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है, और हिंदी में, जिससे कि सभी की समझ में आ जाए। लेकिन मैं इसके साथ में बताऊंगा भी कि ये जो मैंने हिंदी में लिखा है, काम को करने वाला, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये फर्स्ट वर्ब जो लिखी है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ग्रामर की किताब में से अपने आप देखना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, उनकी स्टडी आपको करनी होगी, उनका अध्ययन आपको करना होगा, और वो बहुत ईजी है। ये इसके साथ फर्स्ट वर्ब के साथ एस जोड़ा जाएगा, वो कंडीशन मैं अभी आपको बताऊंगा। प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, ये जो हिंदी में लिखा है जिस वस्तु पर काम किया जाए, यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो बस ये नियम इस तरह से बन गया कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्री में कॉलम लगे होते हैं और उन कॉलम्स में हम कच्चा माल डालते हैं और उधर से तैयार माल हमें बन करके प्राप्त होता है। इसी तरह से इस नियम के माध्यम से हम इसमें कच्चा माल यानी कि शब्दों को डालते रहेंगे और वाक्य हमारा बन करके हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बहुत इजी है, आप इस वीडियो में पूरे समय तक बने रहें तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। अब एग्जाम्पल है, जैसे आप अपनी बात को करते हैं कि मैं कहता हूं कि आप बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं। ये वाक्य हमने लिख लिया, ये बात हमने की। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलें या लिखें? तो अगर हम देखिए, बोलने वाली भाषा, बोलने वाली बात है, एक अलग चीज़ है, लेकिन ये व्याकरण एक अलग चीज़ होती है। अगर हम व्याकरण के साथ भाषा को बोलेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अच्छा हम कर सकते हैं। क्योंकि बोली का व्याकरण से कोई मतलब तो नहीं होता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चों को अगर हम बोली सिखाएंगे या बोली वो सीखता है तो उसे व्याकरण का तो ज्ञान नहीं होता। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होते हुए अगर आप व्याकरण के साथ भाषा को सीखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और आप भविष्य में इससे मतलब किसी भी लाइन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छी भाषा आप बोलेंगे तो व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। मैं किताब पढ़ता हूँ, अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, अंग्रेजी में इसको रूपांतरित करना है। तो हमने क्या करना है, हमने बताया था कि ये नियम आपके सामने हैं, इन नियमों में शब्दों को पिरोना है। अब कौन सा शब्द कहाँ आएगा ये हमको बस छांट लेना है। तो इस वाक्य में
छांटेंगे ये मैं शब्द क्या है, ये किताब शब्द क्या है, और ये पढ़ता हूं शब्द क्या है। ठीक है। अब चूंकि अगर पहचान वाली बात है, वो तो पहचान तो मैंने आपको बता दी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपनी आदतों को, अपने शौक को या यूनिवर्सल ट्रुथ को शो किया जाता है, और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। ये इस तरह से तो पहचान कर सकते हैं आप। तो मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें से हमने इन शब्दों को छांटना है। ये मैं शब्द क्या है, इसी को हम करने वाला बोलेंगे, काम को करने वाला, यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये जो हो गई वस्तु हो गई, इसी वस्तु पर काम किया जा रहा है, वस्तु जिस पर काम किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ता, पढ़ता यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, ये हो गई वर्ब। ये तीन चीज आपने छांट ली, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। क्या नियम को आप देखेंगे तो उसमें हमसे क्या पूछा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज उसमें डालनी है। ठीक है। इस तरह से अगर इनको, इन शब्दों को उसमें पिरोना है, आप कैसे पिरोना है ये मैं आपको बताता हूं। इतनी चीज आपने करनी है, ये तो करनी है। और आप कहेंगे कि इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम उतना नहीं लगेगा। आप शुरुआत में जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आप चुटकियों में, अपने मन में तुरंत आपके दिमाग में ये प्रोड्यूस हो जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो चलिए इसको, एग्जाम्पल को हम अंग्रेजी में बदल करके दिखाते हैं। तो बच्चों आओ, इस वाक्य को अब हम अंग्रेजी में बदलना सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये काम को करने वाला, ये ऑब्जेक्ट और ये क्रिया यानी कि वर्ब हो गई। अब इन शब्दों को उठा करके हमें इस नियम में डाल देना है और ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे शुरू में इस नियम में हमसे पूछा गया है काम को करने वाला, तो काम को करने वाला यहाँ से उठा करके निकालेंगे। काम को करने वाला है मैं यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं आई। अब इसके बाद उसने मांगा है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब किसकी, काम की। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। अब आप इसको इसी तरह से बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। जब भी काम को छांटने की बात आती है वाक्य में से, तो आप इसी तरह से बात करेंगे कि पढ़ने का, खाने का, उठने का, बैठने का, लेटने का। इस तरह से आप आसानी से पहचान करके छांट पाएंगे। तो यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट वर्ब हो जाएगी रीड, READ, रीड। अब इसके बाद उसने SEIS मांगा है, तो ये SEIS एक केस है, इसमें इसको समझने की ज़रूरत है। SEIS आप अगर भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सिखाने वाले बच्चों को मैं इसको CT बोलना कहता हूं, लेकिन यहाँ आपको चूंकि ग्रामर सिखाई जा रही है तो इसको ये कहना उचित नहीं होगा। आप इसको सीखिए SEIS कब और कैसे लगेगा। जब करने वाला, काम को करने वाला सिंगुलर रूप में होता है, सिंगुलर वचन के रूप में होता है, तो वहां पर SEIS वर्ब में जोड़ देते हैं। और जहां प्लूरल होता है वहाँ, यानी प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी कि अधिक संख्या में सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाले अधिक संख्या में लोग होते हैं, तो वहां पर SEIS नहीं बोलते। और इसका एक्सेप्शन ही है, शुरू में ही मैंने एक्सेप्शन का उदाहरण ले लिया, यानी कि आई एक एक्सेप्शन है, इसमें SEIS कभी नहीं लगता। तब क्या करेंगे, इसमें SEIS नहीं लगाएंगे, इसको इसी तरह से एज इट इज छोड़ देंगे। तो काम को करने वाला आ गया नियम में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, SEIS को छोड़ देंगे क्योंकि आई के साथ SEIS नहीं लगता है। अब इसके बाद हमसे पूछा है जिस वस्तु पर काम किया जाए। काम तो हो रहा है पढ़ने का, पढ़ हम क्या रहे हैं, किताब, यानी कि वो वस्तु किताब है जिस पर वो काम किया जा रहा है। तो इसके बाद किताब की अंग्रेजी आ जाएगी आई रीड अ बुक। ये थोड़ा हमारा स्केच प्रॉब्लम करने लगा है, आई रीड अ बुक। मैं स्केच दूसरा ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आई रीड अ बुक, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल वाक्य तैयार। तो है ना बच्चों जादू। अब हम इसके आगे सीखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, वह गीत गाती है। अब वह गीत गाती है, इसको भी बदलना देखिए कितना आसान होगा। हमें क्या करना है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, हमें केवल उन शब्दों को छांट लेना है जो हमें नियम में चाहिए, यानी एक अच्छा सामान हमें तैयार करना है।
अब काम को करने वाला इसमें से छांट लीजिए, ये रहा वहा। वर्ब फर्स्ट किसकी आएगी? काम की अंग्रेजी, जो काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, ये वर्ब फर्स्ट हो गई। और एस आ जाएगा, वो आ जाएगा इस सब्जेक्ट यानी काम को करने वाले के अनुसार। और इसमें सबसे आखिर में आएगा जिस वस्तु पर काम किया जाए वो वस्तु है गीत। ठीक है, यहां से इन शब्दों को निकाल करके डालते जाना है और हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा। देखिए, तो इसमें से निकाल दीजिए काम को करने वाला। काम को करने वाला वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है यानी कि फेमाइन जेंडर है। वह की अंग्रेजी क्या हो जाती है? शी, SHE। तो काम के करने वाले की जगह आ गया शी, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। फर्स्ट वर्ब किसकी? जो काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है गाना गाने का, तो गाने की अंग्रेजी होती है सिंग। सिंग आ जाएगी, SING, सिंग। अब इसमें S या ES लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये निर्भर करता है इस पर, काम को करने वाले पर। काम को करने वाला सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, एक व्यक्ति है, एक ही है संख्या में, तब वहां पर S या ES लगा देंगे। और अगर संख्या में एक से अधिक होता है तो वहां S या ES नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि शी वह एक सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए S इसमें लगा देंगे। तो कहाँ S लगाना, कहाँ ES लगाना है, ये आप धीरे धीरे जब तक प्रैक्टिस होती जाएगी तभी आप समझ पाएंगे। तो सी सिंग्स। अब जिस पर वस्तु पर काम किया जा रहा है, वो गाने का काम हो रहा है, गा क्या रहे हैं? गीत। तो ये वो चीज हो गई जिस पर वो काम किया जा रहा है। तो गीत की अंग्रेजी हो जाएगी अ सॉन्ग। तो ये रहा आपके सामने सेंटेंस, अंग्रेजी में रूपांतरित हो गया, है ना जादू। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, ये नेगेटिव वाक्य है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी टेंस में हम 3 तरह से बात करेंगे। अफर्मेटिव साधारण तरीके से, निगेटिव यानी कि नकारात्मक तरीके से जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाएगा, और तीसरा है प्रश्नवाचक तरीका, इंटरोगेटिव तरीका, जिसमें हम प्रश्न पूछ करके कोई बात करेंगे। तो ये दूसरा तरीका अभी हम पिछले एग्जाम्पल में हमने सीखा था पहले तरीके से यानी कि अफर्मेटिव तरीके से। अब हम सीखेंगे नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से। तो इसमें नकारात्मक तरीके से नियम थोड़ा चेंज हो जाएगा। नियम चेंज हो जाएगा। इस नियम में कहाँ परिवर्तन आएगा? इस नियम में परिवर्तन यहाँ पर आएगा। मैं इसको परिवर्तित करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें परिवर्तन केवल यहां पर आएगा। काम को करने वाला अपनी जगह रहेगा, बस यहां डू या डज आ जाएगा, DOES प्लस नॉट और प्लस फर्स्ट वर्ब। बस बचा हुआ नियम वही रहेगा, जो चेंज होना था मैंने आपको बता दिया। अब इस एग्जाम्पल को देखिए हम किस तरह से रूपांतरित करेंगे। इस वाक्य में से शब्दों को निकालना है और इस नियम में रख देना है, फिर से हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा। तो इसमें ये वह शब्द हो गया, काम को करने वाला, गीत हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नहीं शब्द अलग है जो कि वाक्य के अनुसार मांगा जाएगा। और गाती यानी गाने का काम हो रहा है, ये हो गई वर्ब आपकी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करके ही मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक बार हिंदी में मैंने आपको बता दिया काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिस वस्तु पर काम किया जाए ये ऑब्जेक्ट होता है। तो नियम में क्या है? सबसे शुरू में काम को करने वाला सब्जेक्ट मांगा है यानी कि फिर से शी। उसके बाद डू या डज, ये इसके अनुसार आएगा, काम को करने वाले के अनुसार। फिर से जैसे ES वाला केस था उसी तरह से ये डू या डज वाला केस है। तो सिंगुलर के साथ डज आता है, अब प्लूरल के साथ डू आता है। तो चूंकि यहाँ सिंगुलर है, एक वचन करता है, काम को करने वाला एक है यानी कि शी, इसके साथ आ जाएगा डज। और नॉट तो आना ही आना है क्योंकि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सी डज नॉट। अब इसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। फर्स्ट वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? गाने का। गाने की अंग्रेजी होती है सिंग। ठीक है, अब वहां क्या था? SEIS लगा रहे थे, लेकिन यहाँ SEIS नहीं, यहाँ डू या डज हो गया, इतना परिवर्तन आ गया। तो सी डज नॉट। अब जिस वस्तु पर काम किया जाए, सिंग के बाद क्या आ जाएगा? क्या वस्तु? सिंग, काम तो हो रहा है सिंग करने का यानी गाना गाने का। गा क्या रहा है? गीत। गीत हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। अब ये रहा अगला रूल आपके सामने। थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न करके बातचीत को करते हैं और
उसको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंटरोगेटिव बात की जाएंगी, हम दो तरह से करेंगे। पहला तरीका होगा कि जैसे हम हिंदी में बात, अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी कि हिंदी में हम बात करते हैं कि क्या वह ऐसा करती है, क्या मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, या क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या वह गीत गाती है, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो वो पहला तरीका हो गया इंटरोगेटिव का। इसको अंग्रेजी में बदलने के लिए, इसको अंग्रेजी में रूपांतरित करने के लिए नियम आपके सामने है। नियम में लिखा हुआ है, सबसे शुरू में डू या डज आएगा, उसके बाद काम को करने वाला आएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जाए वह यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या वह गीत गाती है। अब इसमें से, इस वाक्य में से शब्दों को निकाल करके उस रूल में फिट कर देना है, हमारा सेंटेंस फिर से तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये क्या शब्द है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों की पहचान करके हम नियम अप्लाई करेंगे। तो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य की पहचान कर लिए हमने, नियम लगेगा ये वाला कि डू या डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद काम को करने वाला प्लस फर्स्ट वर्ब और प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या होगा, लिखने में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, बोलने में नहीं किया जाएगा कि हाँ डज सी सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, ऐसे बोला नहीं जाता, केवल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हंसने की बात हो गई, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि शब्दों को निकालिए और उसमें डाल दीजिए। क्या होगा, हम छांटेंगे, जैसे वह, ये काम को करने वाला हो गया, गीत ये ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि जिस वस्तु पर काम कर रहे हैं हम, और गाता गाती यानी कि ये गाने की क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। तो तीन शब्दों को पहचान लेना है। अब फिर हम वर्क करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे शुरू में आएगा डू या डज, तो फिर से वही वाली बात, डू या डज आएगा सब्जेक्ट यानी काम को करने वाले के अनुसार। काम को करने वाला कौन है यहाँ पर, वह यानी कि शी के साथ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है। तो शुरू में हम क्या लिख देंगे, डज। उसके बाद शी, काम को करने वाला है शी, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब यानी कि काम की अंग्रेजी, काम क्या हो रहा है, गाने का, गाने की होती है सिंग, SING, सिंग। और जिस वस्तु पर काम किया जाए, काम क्या हो रहा है, काम किस पर हो रहा है, गीत पर, गीत है ए सॉन्ग। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से हम चले गए, शुरू में आ गया डू या डज शुरू हो गया, काम को करने वाला शी आ गया, फर्स्ट वर्ब सिंग आ गई, जिस वस्तु पर काम किया जाए ए सॉन्ग आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका सेंटेंस, है ना जादू। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या तुम घड़ी खरीदते हो। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले बस हिंदी वाक्यों को पढ़ करके हमें तीन ये चीज़ें पहचाननी होती हैं, जैसे काम को करने वाला, जिस पर काम किया जा रहा है, और काम करने की अंग्रेजी यानी काम किस पर मतलब काम क्या किया जा रहा है, यहाँ खरीदने का काम किया जा रहा है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। इनको यहाँ से निकाल के उस नियम में फिट कर देना है, रूल में फिट कर देना, फिर से हमारा वाक्य तैयार हो जाएगा। देखिए शुरू में आ जाएगा डू या डज, काम को करने वाले के अनुसार। अब की बार काम को करने वाला है तुम, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं यू के साथ डू आएगा कि डज आएगा, ये आपको सिंगुलर और प्लूरल के साथ पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, लेकिन आई और यू के केस में केवल और केवल डू आता है। ठीक है, कई बार यू बहुत सारे भी हो जाते हैं, कई बार यू अकेला एक सिंगुलर व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर यू आपको नहीं पता कि सिंगुलर कौन है, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ केवल डू ही लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू आ गया, डू या डज में से डू, उसके बाद काम को करने वाला यू, उसके बाद फर्स्ट वर्ब काम को करने की, काम क्या हो रहा है, खरीदने की फर्स्ट वर्ब होती है बाई, BU बाई, और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा है, काम तो हो रहा खरीदने का, खरीद क्या रहा है, घड़ी, बाई अ वॉच, WATCH, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस बन के तैयार, है ना जादू। और ये रहा अगला और लास्ट एग्जाम्पल इस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। रेखा किताब कब पढ़ती है। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आ गया। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का मतलब है कि जब हिंदी वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे, बोलेंगे तो रेखा किताब कब पढ़ती है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में बोले जाते हैं।
जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। यहाँ जैसे यहाँ पर ये कब शब्द आया हुआ है, वाक्य के बीच में आया हुआ है, इसी तरह से बात करते समय भी वो वाक्य के बीच में बोलते हैं। तो रेखा किताब कब पढ़ती है, ये सेकंड टाइप हो गया इंटरोगेटिव का। इसको बनाने का नियम आपके सामने, सेकंड रूल ये रहा आपके सामने। शुरू में आएगा, सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, सेम रूल एज इट इज, इससे पहले वाला रहेगा। डू या डज प्लस करने वाला प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस जिस पर काम किया जाए और क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य में से शब्दों को निकाल करके इस ऊपर वाले रूल में फिट कर देना है, आपका फिर से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। छांट लेते हैं। ये रेखा करने वाली हो गई काम को, किताब ऑब्जेक्ट हो गया, कब क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड हो गया, और पढ़ती यानी कि क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो सबसे शुरू में पूछा है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कब। कब की अंग्रेजी सबको पता होनी चाहिए। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, WHEN, व्हेन, ठीक है। और डू या डज काम को करने वाले के अनुसार आएगा। करने वाली है रेखा, रेखा सिंगुलर यानी कोई नाम है, नेम के साथ हमेशा डज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर होगा। डज, DOES, डज। उसके बाद काम को करने वाला रेखा, REKHA, रेखा। और उसके बाद फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब यानी कि काम की अंग्रेजी, काम को करने की अंग्रेजी, काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जाए, पढ़ने का काम किया जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, किताब, तो ये वो वस्तु हो गई, तो रीड अ बुक। और ये रहा क्वेश्चन मार्क, है ना जादू। अब इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप में ही मैं आपको समझा दूं, हालांकि ये सभी इंटरोगेटिव में लागू होता है। कई बार हम प्रश्नवाचक वाक्यों में नेगेटिव बात भी करते हैं, जैसे कि रेखा किताब क्यों नहीं पढ़ती है, तो प्रश्नवाचक भी हो गया और उसका नेगेटिव भी हो गया। तो उसको भी बनाना आना चाहिए, बनाना सीखना चाहिए हम लोगों को। तो क्या करना है, इस रूल में कुछ नहीं करना है, एक परिवर्तन छोटा सा कर देना है। चूंकि निगेटिव बन जाएगा इंटरोगेटिव का, तो यहाँ पर करने वाले के बाद में नोट डाल देंगे। यहाँ पर, यहाँ करने वाले के बाद में हम नोट लिख देंगे, NOT, नोट। बस, इसमें कुछ नहीं करना, इतना परिवर्तन है। इसको बनाना सीखते हैं। इसी नियम में हम फिर से सेंटेंस में शब्द डालेंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। छांट लेते हैं। रेखा करने वाला सब्जेक्ट हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गई, क्वेश्चन वर्ड हो गया, नॉट हो गया, और ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। यहाँ से उठाते हैं, इस रूल में फिट करते हैं। सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबको पता होनी चाहिए, WHY, वाई। और उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार रेखा, रेखा के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। उसके बाद रेखा, REKHA, रेखा। और उसके बाद नॉट आना ही आना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट वर्ब रीड, और उसके बाद अ बुक, ये जिस पर काम किया जाए। ये रहा आपका सेंटेंस बनकर तैयार, है ना जादू। तो इस तरह से देखिए हमने सीखा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों तरीके हमने सीख लिए। हमने अफर्मेटिव तरीका भी सीख लिया, नेगेटिव तरीका भी सीख लिया और इंटरोगेटिव तरीका भी सीख लिया। तो मैं आपकी एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये तीनों तरीके हमारी कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में भी काम आएंगे, और ग्रामेटिकली भी आप सीख रहे हैं, तो ग्रामर में तो आप सीख ही रहे हैं, वो आपके काम आने ही वाला है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको टेंस पर आधारित चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे तो शायद आप उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि टेंस पर अच्छे से वर्क कर लीजिए। एक बार आपने समय दे दिया तो पूरी ज़िंदगी की टेंशन ही समाप्त हो जाएगी टेंस की। तो इससे आगे बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना समय दीजिए और निश्चित रूप से इस समस्या से आप निजात पाने वाले हैं, ठीक है। और अब इससे अगली वीडियो में मैं अगला टेंस आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों को इस टॉपिक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझने में कोई समस्या आई है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो एवरीवन, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।